ये सवाल उनसे भी है जो अक्सर ऐसे संगठनों की ढाल बन जाते हैं, हिंदुस्तानी कानून के साथ हैं, हम हिंदुस्तान की आवाम के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान के साथ हैं, वक्त के मुताबिक आगे बढ़ने की बात करते हैं, धार्मिक सुधारों की बात करते हैं, लेकिन जवाब में उन पर निजी हमले किए जाते हैं। सवाल सबसे है सर, ये सवाल सबसे है सैयद असीम वकार, ये आपसे भी है, क्योंकि जो सवाल जरताब रजा खान उठाया उसमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। रतन शारदा, सबसे पहले धन्यवाद, सबने बोल लिया, मेरी बारी आई है। इस यहाँ पर मैं पहले पॉलिटिकल जो करना चाहते हैं इस डिबेट का उनको पहले जवाब दे दूं। वकार यहाँ बैठे हैं, ये है स्पोक्स पर्सन ऑल इंडिया एमआईएम के पूर्व रजाकार, जिन्होंने जिन्ना को सपोर्ट किया। जो कहते हैं ना शाम को जूस पीते हैं, जो मटन खाते हैं, सब करते हैं, वो जिन्ना थे जिनको साथ देने वाले रजाकार थे, जिन्होंने वो अत्याचार हैदराबाद में किए थे। और उनका कासिम रिजवी बाद में छोड़ के भाग गया था पाकिस्तान। और ये इनके पूर्वज हैं जिनको इन्होंने अपनी वेबसाइट से गायब कर दिया, लेकिन उनके कृत्यों को कभी भी निंदा नहीं की। तो उस तरह के इस्लाम की बात मैं नहीं करूंगा। विषय बड़ा सीरियस है कि इस्लाम को इस तरह के कट्टरपंथियों से बचाया जा सकता है क्या? क्या यहाँ के मुसलमान जो है उनको इस तरह के लोगों की पकड़ से बचाया जा सकता है जो एक्सट्रीमिज्म बेचते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे उनको डराते हैं, ऐसे मौलवी जो उनको 7वीं सदी की केवल शिक्षा देना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा। मुझे ये नहीं पता कि दावत इस्लामी जमा होने वाला पैसा कहाँ जाता है, लेकिन मैं निश्चित मानता हूँ पीलीभीत के जो शहर काजी हैं, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ ब्रांच क्यों होने चाहिए? क्यों यहाँ का भारतीय मुसलमानों की ब्रांच नहीं? ये जवाब तो सरकार से पूछिए और उन लोगों से पूछिए। मैंने आपसे 1 मिनट आपको बिल्कुल टोका नहीं था वकार जी, प्लीज। मैं जानता हूँ बहुत पावरफुल है, आप बहुत बोल सकते हैं, मैंने आपको 1 सेकंड भी टोका नहीं था। आप इतना बोलते हैं। सैयद असीम वकार जी, उन्होंने आपको एक बार इंटरप्ट नहीं किया सवाल हमारा और अब आप ही का लॉजिक आप ही के साथ इस्तेमाल करती हूँ। आपको बुरा लग जाता है सर, आप बोलते हैं और आपको सवाल पर वापस लेकर आती हूँ मैं, तो आपको तो तब बुरा लग जाता है सर। उन्होंने तो 20 मिनट इंतजार करने के बाद, करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद अपनी बात रखना शुरू किया है सर। 20 मिनट, सवाल पूछिए या हम भी इनको और सुनना तो सुना देता हूँ मैं। इनके एमपी ने कहा कि नुपुर शर्मा को सड़क के बीच में इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में कुछ विरोध नहीं किया। 1 सेकंड रुक जाइए, उनकी आवाज क्लैरिटी के साथ जाने दीजिए, वापस आपको मंच दे दूंगी मैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरह से हंगामा नहीं। इनको तलब है अपनी अच्छा दिखाने की। तो मैं बता दूं, यही एआईएम है जिसके लीडर ने भरी सभा में कहा कि नुपुर शर्मा को चौक पे लटका देना चाहिए, जो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। इनके ही नेता, इनके सर्वमान्य ट्विटर बैरिस्टर मिस्टर ओवैसी ने कहा था कि योगी जाएंगे तुम कहाँ जाओगे, मोदी चले जाएंगे कहाँ जाओगे, हम तब भी होंगे। ऐसे लोग हमें बताएंगे कि इस्लाम कहाँ जा रहा है। मेरी कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहस केवल एक्सट्रीमिज्म पर रहने दीजिए, पॉलिटिक्स न लाए। जहां तक मैंने कहा, मुझे प्रश्न ये नहीं कि गुल्लक उन्होंने रखा है, प्रश्न ये है कि पाकिस्तान से प्रेरित संस्थाएं भारत में क्यों खुले? भारत की जड़ में, जहाँ भारत की जड़ है उससे जुड़े मुस्लिम नेता यहाँ के संगठन क्यों ना फैले, जो कि शेर काजी ने कहा है, इसमें पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि इस प्रकार डराने वाले लोग हैं। आप जब बाहर देखिए तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि सारे 2 नेशन थ्योरी की जड़, सारे 2 नेशन नेम ही लोगों को डरा के पार्टीशन करने की थ्योरेटिकल बेस किसने दिया? तो भारत में स्थापित देवबंद, भारत में स्थापित बरेलवी, इन्होंने दिया था। तो अगर तबलीगी जमात यहाँ की, तो उनको अगर आजादी के समय सब उन्होंने अगर आइडियोलॉजिकल बेस दिया, उन्होंने अपनी दशा बदली क्या? 2005 में अशोक सिंघल जी ने कहा था कि काफिर शब्द, और इस प्रकार का दूसरा ने शब्द कहा था कि काफिर के अलावा दारुल हर्ब का शब्द जो है कि दुश्मन की कंट्री, ये आज भारत में नई शब्द उपयोग होना चाहिए। उसका उत्तर अब्दुल हमीद नौमानी ने कहा कि ये शब्द आउटडेटेड है, इनका उपयोग भारत में नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद जो भी टेरर के केस, आवाज नहीं उनकी पहुंच पा रही है, उस टेक्निकल खामी को फिक्स कराएंगे। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं। प्रमोद शर्मा, यहाँ पर दावत इस्लामी को लेकर जो तफ्तीश है उसमें क्या बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जल्दी से बताइए, अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और एनआईए को केस सौंपा गया है, क्योंकि एनआईए की जुडिक्शन पूरा हिंदुस्तान है और ऐसे में दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ पर ऑफिस हैं, जहाँ जहाँ पर उसके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की जांच जो है एनआईए करेगी। और फंडिंग को लेकर सबसे पहले एनआईए जांच कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है भारत सरकार ने जो है सबसे पहले टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए थे, जिसके बाद इस तरीके के संगठनों ने अपनी पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है वो बदल दी थी।
बहुत ज़्यादा पैसा है किसी अकाउंट में ना डालकर अब वो छोटा अमाउंट जो है वो लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वो पैसा वो चंदे के तौर पर जो है वो दान कर दे और उस पैसे का जो है इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं जो है आतंकी गतिविधियों के दौरान किया जाता है। और क्यों टेरर फंडिंग के मामले में जो इस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके बाद उनके परिवार का और उनकी पूरी कानूनी सहायता देने की जिम्मेदारी उस संगठन की होगी। क्योंकि दावत-ए इस्लामी कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो फंडिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रियाज जो है दावत-ए इस्लामी से जुड़ा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया था और जो जांच अभी तक सामने आई है उससे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और वो लगातार पोस्टर बॉय बनने के लिए उसने इस तरीके से किया था और एक स्लीपर सेल जो है गौस और रियाज जो है वो उदयपुर में तैयार करने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही थी कि इस चीज को लेकर जो है एनआईए अब जांच कर रही है। जितने व्हाट्सएप ग्रुप है वो लगातार उनको भी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें किस तरीके से रेडिकलाइजेशन दावत-ए इस्लामी का रोल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद शर्मा इन सभी अपडेट्स के लिए। और हमारे साथ जरताब रजा खान है और जरताब रजा खान जी, ये बार बार जो हमारे पैनलिस्ट है वो आपसे कह रहे हैं कि आपको ये सब जो आपके दावे हैं, जो आप चंदे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इनका आधार क्या है? देखिए मैडम, मेरे पास खुलासा करने के लिए बहुत कुछ है और मैं भी इस मुल्क का बाशिंदा हूँ और मेरे ग्रैंडफादर मौलाना हशमत अली साहब ने जब पाकिस्तान बनने की मुखालफत करी तो मैं हर पाकिस्तान की एक एक चीज की मुखालफत करूंगा। मैं अपने वतन का वफादार हूँ, मैं गरीब नवाज का सच्चा पक्का गुलाम हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मेरे ग्रैंड फादर के मुर्शिद हैं। मेरे ग्रैंड फादर मौलाना हशमत अली साहब ने और मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ। आज मैं भी, मेरे वालिद माजिद ने 1988 में इस संगठन की मुखालफत करी और मैं भी हरबे दरबे तकरीरों के जरिए और अपने प्रोग्रामों के जरिए इस संगठन से लोगों को बचाने की तबलीग करता चला रहा हूँ। मैं यहाँ पर पूछना ये चाहता हूँ, जो भी हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, मैं अपनी सुरक्षा की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। अब शासन प्रशासन अगर मुझे सुरक्षा देगा तो मैं और भी बहुत कुछ खुलासे करूंगा कि जो यहाँ पर चल रहा है। अभी तो थोड़ा मैंने कम करा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के आलिम, क्या हिंदुस्तान के मौलाना लोग, क्या जितनी खानकाहें दरगाहें यूपी के अंदर खाली है, पूरे पाकिस्तान के अंदर दरगाहें नहीं है, क्या ये सारी दरगाहें, ये सारे आलिम लोग क्या तबलीग नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग इस्लाम के बारे में नहीं बता रहे? क्या पाकिस्तानी तंजीम ही हमारे देश में के मुसलमानों को तबलीग बताएगी, इस्लाम के बारे में बताएगी? क्या हिंदुस्तान के मौलाना लोग के जाहिल हैं? क्या हिंदुस्तान के सूफी के दरगाह के जवाब ले लीजिए, जाहिल है कि वही? ठीक है, जवाब लीजिए मुफ्ती मंजूर जिया। यहाँ पर जो जरताब रजा खान सवाल उठा रहे हैं और साथ ही जो आरोप लगा रहे हैं कि दावत-ए इस्लामी पैसों से किस तरह से कट्टरता की कोचिंग कर रहा है, क्रैश कोर्स चला रहा है आतंक का, उस पर आपका जवाब? अदिति, देखें, दो अहम पहलू हैं। इस अहम पहलू पर हम सबको तवज्जो जरूर देना चाहिए कि मुल्क के अंदर में होने वाली किसी भी किस्म की गतिविधि हो, उससे बाखबर है हमारे मुल्क की तमाम एजेंसीज, और एजेंसीज की कड़ी निगाहें इन तमाम चीजों पर है, चाहे वो गुल्लक से पैसे आ रहे हों या अकाउंट के जरिए पैसे आ रहे हों या यहाँ से जा रहे हों, हर एक चीज पर एजेंसी की निगाहें हैं। अगर हम इस तरीके की उंगलियां उठाते हैं किसी पर, तो वो डायरेक्ट उंगलियां हमारी एजेंसीज पर उठ रही हैं। तो हमें एजेंसीज पर उंगलियां उठाने के बजाय हम तमाम चीजों से बचने के लिए हम लोगों को मिलकर के, मिल्लत इस्लामिया को इस पर किस तरीके से बचना चाहिए वो रोल अदा करना पड़ेगा हम सबको मिलकर के। वहां जरताब रजा खान साहब हो, चाहे वो कोई और साहब हो, हम सबको मिलकर के इस पे एक ऐसा रद्द अमल देना पड़ेगा ताकि मुल्क के अंदर में पढ़ने वाले बच्चे जो कि दीनी तालीम हासिल करते हैं या दुनिया से जुड़ने के लिए जो काम करते हैं, उन सब चीजों को इकट्ठा करके मुल्क की सारी चीजों को पेश रखना चाहिए, ना कि गैर मुल्क की चीजों को। ये बात हम आज से नहीं बरसों से कहते आ रहे हैं अदिति, कि मुल्क की जो सारी चीजें हैं उसको नुमाया किया जाना चाहिए। मुल्क की जो दरगाहें, खानकाहें, मदारिस हैं, उन्होंने जो रोल अदा किया है मुल्क की आजादी में, उस चीज को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरे की किसी चीजों को। लेकिन जहां तक बात है, एजेंसी इस पर देखेगी, गौर करेगी, एजेंसी को जो भी मुस्बत चीजें दिखाई देंगी तो ठीक है, अगर कोई मनफी चीजें सामने आती हैं तो जरूर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई की हिम्मत